हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सभी का स्वागत। और तो लेडीज एंड पूरा देश जिस शो का दीवाना है 92.7 बिग एफएम का ये फ्लैगशिप शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। और इतनी खुशी होती है जब कोई भी हमें मिलता है और कहता है कि आप उसी रेडियो स्टेशन पर काम करते हैं ना जहां पर अनु जी का शो आता है। आपने इतनी सारी अच्छी बातें कहती हैं, जानबूझ के यहाँ पर मैं अपने कलीग्स को साथ में खड़ा कर रहा हूँ। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे आपको, जो आपके परिवार के सदस्य हैं, जो आपको चाहते हैं, सम्मान करते हैं, आपको झेलते हैं, उनकी बहुत जरूरत महसूस होती है। तो मैं 61 साल कंप्लीट करके 62वें साल में प्रवेश करूंगा। तो ऐसे मौके के ऊपर जाहिर है कि मैं चाहता हूं कि वे ये परिवार जो 92.7 बिग एफएम है, मैं लगातार यहाँ से चौथा साल है इनसे जुड़ा हूँ, बल्कि अभी 3 महीने बाद हम लोगों को 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे। यंगस्टर्स, इतना प्यार, इतना सम्मान, और इस उम्र के अंदर क्या चाहिए आपको? मुझे लगता है इससे ज्यादा और क्या चाहिए। आज की नई जनरेशन आपको सम्मान देती है और प्रेम करती है। और आप जब आते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इस एज ग्रुप का आदमी आता है तो लोग, जवान लोग थोड़ा छिटक जाते हैं, अंकल आ गए यार। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। मुझसे, मैं जब उनसे बात करता हूँ तो पूरा प्यार है, रिस्पेक्ट है, और मैं भी ये ख्याल रखता हूँ कि इन लोगों की जवानी को डिस्टर्ब ना करें। वो भी अंकल को भी ख्याल रखना चाहिए कि ऐसा नहीं हो जाए। सो मैं एक बात हमेशा दोहराता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, शोज में बता कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी को ये महात्मा जो टाइटल दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर को पूरा हिंदुस्तान गुरुदेव बुलाता था। तो एक बार की बात है कि शांति निकेतन में गांधी जी भी आए हुए थे और शाम का समय था, तो गांधी जी रविंद्रनाथ टैगोर के शैले या कॉटेज है वहां, उसके बाहर पहुंचे और रविंद्रनाथ टैगोर से कहा कि आइए गुरुदेव, अच्छा मौसम है, चलिए घूम के आते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि महात्मा जी, एक 5 मिनट मुझे दे दीजिए, आप 5 मिनट मुझे दे दीजिए। और ये कहकर रविंद्रनाथ टैगोर अंदर चले गए। 5 से 10 मिनट हो गए, 10 से 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, बाहर ही नहीं निकले। इधर महात्मा गांधी का पेशेंस चुक गया, धैर्य चुक गया। उन्होंने कहा यार 5 मिनट का बोल के गए थे, 25-30 मिनट हो गए, माजरा क्या है? कि माजरा क्या है ये जानने के लिए जब कॉटेज के अंदर पहुंचे तो गांधी जी ने एक नजारा देखा कि एक आदमकद शीशे के सामने रविंद्रनाथ टैगोर खड़े हुए हैं और बहुत संभाल के अपनी दाढ़ी के बालों को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, बालों में कंघी कर रहे हैं, ड्रेस को बार बार देख रहे हैं, अपने आप को निहार रहे हैं आईने के सामने। ये सब सजना सवरना देख के गांधी जी विचलित हो गए और उन्होंने कहा कि गुरुदेव, ये 16 सिंगार इस उम्र में? जो जवाब था रविंद्रनाथ टैगोर का वो बहुत अद्भुत है। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये कहा
प्रश्न क्या उन्होंने किया था कि गुरुदेव इस उम्र में ये सब सजना धजना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने पलट के जो जवाब दिया, उन्होंने कहा है कि महात्मा जी, जब तक जवानी थी तब तक चल जाता था, परंतु वृद्धावस्था में मैं किसी को बुरा लगूं ये बहुत बड़ी हिंसा का कारण होगा। तो हम सब लोगों के लिए ये बहुत बड़ी सीख है कि हम जब उस उम्र के पड़ाव पे पहुंचने लगे, सबसे पहली बात इसे स्वीकार कर लो। स्वीकार कर लोगे बहुत आसान हो जाएगा, स्वीकार नहीं करोगे ब्लॉकेज निकलते रहेंगे, आसान हो जाएगा। और दूसरी बात ये है, ये स्वीकार कर लो कि आप किस एज ग्रुप में, और ये भी स्वीकार कर लो कि ये सब जो यंगस्टर्स खड़े हुए हैं, इनकी ऊर्जा, इनकी सोच, इनकी साइकी, इनका चित्त बिल्कुल अलग है। इनके ऊपर कभी बोझ मत कर जाओ। ये तो आप जब आओ तो पूरे जोश के साथ, प्रेम के साथ आपको गले लगाएं कि बुढ़ा आया यार, अच्छा लगता है इसके साथ। मैं इस चीज के ऊपर बिलीव करता हूं। जितने भी साल मैं हूं आप लोगों के साथ, ऐसा ही प्रेम मुझे मिलता रहेगा, ऐसे ही दुलार सवार करते रहोगे। अभी तो तबीयत खराब नहीं हुई, लेकिन कभी सवाल मान लो तबीयत खराब हो गई तो पहुंचा भी देंगे। ये निश्चिंत हूं मैं बहुत निश्चिंत हूं, बहुत कंटेंटेड हूं, बहुत खुश हूं कि यहाँ पर इतने अच्छे लोग मुझे मिले। इन सब लोगों के साथ जुड़ के मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ। इट्स ऑनर फॉर मी। थैंक यू वेरी मच। हमारी ये प्रोड्यूसर है, ये अर्पिता अभी जल्दी एक नया मेहमान आएगा। ये यहाँ हमारे कुणाल बाबू हैं, ये मनीष हैं, ये उज्जवल हैं, आप अतुल जी हैं, इधर आप देख रहे हैं राजश्री हैं, ये निशा हैं, ये उषा जी हैं, और हमारे प्रदीप भाई। इनसे रोज मिलना होता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं रिकॉर्डिंग करने, काम करने यहाँ पर आया। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इन लोगों के साथ बातचीत में इतना उलझ जाता हूँ कि मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं करता। तो बस ऐसे ही प्यार देते रहना यार। जिंदगी के जो भी जितने भी बचे कुछ दिन बचे हैं, आप सब लोगों का जेन्युइनली प्यार मिलता रहे। और क्या चाहिए? व्हाट एल्स यू वांट? नथिंग। अब जवानी तो गई, अब तो बुढ़ापे का एंड आने वाला। सो बी रेडी। और इन सबसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। इनके पास जो एनर्जी है, उसकी एनर्जी 25% मिलती रहे, पास ऑन करते रहना, तो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर 10 साल और चल जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर फिल्म मैंने देखी नहीं है, आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। थोड़ा फिल्म अपनी हो के पढ़ाई हो, देखने के मामले में थोड़ा सा पैदल हूँ, लेकिन स्क्रिप्ट जो थी, जिस तरह से लिखी हुई थी और जिस तरह से शूटिंग के दौरान महसूस हो रहा था, हम सबको पूरा क्रेडिट हमारे डायरेक्टर सुभाष कपूर को जाता है। मैंने सुभाष कपूर को एक मैसेज भेजा, मैंने कहा, वो मैसेज पढ़ के सुना देता हूँ एग्जैक्टली। मैंने हमारे डायरेक्टर सुभाष कपूर को ये मैसेज भेजा, इट इज वेरी डिफिकल्ट इन अवर कंट्री टू अचीव कमर्शियल एज वेल एज क्रिटिकल सक्सेस। कुडोस टू यू, कांग्रेट्स एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जिस तरह से किया है सुभाष और उनकी टीम, फॉक्स स्टार ऐसे ही अच्छी फिल्म बनाते रहे। आता है फिल्में हमारे यहाँ चल जाती हैं, बहुत सक्सेस हो जाती है, 300 करोड़ का, 400 करोड़ का, लेकिन कहीं ना कहीं मास के चक्कर में क्लास निकल जाती है। लेकिन जॉली LLB 2 और विकी डोनर जैसी जब कोई घटनाएं होती हैं, तो ऐसा होता है कि मास भी जुड़ जाता है, क्लास भी जुड़ जाता है, तब कल्ट फिल्म बनती है, तब क्लासिक फिल्म बनती है। आप जॉली LLB 2 या विकी डोनर जैसी फिल्मों को 50 साल बाद भी देखेंगे तो वो उतनी ही फ्रेश रहेंगी, इतनी मेहनत की गई है, इतना अच्छे विजन के साथ। सो कांग्रेचुलेशन टू सुभाष कपूर। यूं ही हमें इंस्पायर करते रहे सालों साल तक, और हर साल के दिन हो 50,000। अब वक्त आ गया है कि बर्थडे का केक यहाँ पर शानदार आपके हाथों से हम कट करें एंड सेलिब्रेट करें आपका जन्मदिन। एक बार सब आ जाइए, ऑफिस के जितने भी लोग हैं जरा आ जाइए यहाँ पर। अनु सर का बर्थडे केक यहाँ पर हम कट करने जा रहे हैं ना। मैं अतुल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बुके देकर आप विश करें।
गाना तो नहीं, बट मैं अनु जी के लिए कुछ जरूर कहना चाहूंगी। गाना तो सुनते हैं, मतलब हम लोग गाते रहते हैं। मुझे लगता है कि हमने अनु जी को एक अच्छे एक सशक्त अभिनेता के तौर पे देखा है। शो पर आप सुनेंगे 20 तारीख को कि हमने कैसे उनको एक पिता, एक हस्बैंड के तौर पे देखा है। पर मुझे ये लगता है कि सुहाना सफर में अन्नू कपूर को अगर हम एक बच्चा माने, तो अन्नू कपूर को हमने माँ के तौर पे देखा है। अगर बिग एफएम सुहाना सफर में अन्नू कपूर के पापा है, तो अन्नू जी ने उस बच्चे को, सुहाना सफर में अन्नू कपूर को पिछले 3 सालों में, अभी तो 1000 ही एपिसोड्स हुए हैं, मुझे लगता है कि अभी और लाखों ऐसे एपिसोड्स होने वाले हैं, एक माँ की तरह सींचा है और उसको इतना प्यार दिया है कि शायद जिस बच्चे को इतना प्यार मिलता है वही बाहर जाकर इतना सक्सेसफुल हो पाता है। तो हैट्स ऑफ टू हिम। एंड अभी सिर्फ 1000 एपिसोड्स हुए हैं और देश का नंबर 1 शो तो है ही। बहुत जल्दी ये हम उम्मीद करते हैं कि पूरी दुनिया का नंबर 1 रेडियो शो बन जाए। बहुत रिसेंटली हमने मिडिल ईस्ट में भी शो शुरू किया है। एंड अनु जी का कंट्रीब्यूशन इस शो के लिए एक माँ से कोई कम नहीं है। थैंक यू। ये जो आपने कहा, ये जो सेगमेंट अभी आएगा, ये कहानी, ये जो गाना है, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो, है ना, ये असल में गालिब का एक शेर, पहले गाना नहीं था। गालिब का एक शेर है कि तुम जियो हजारों बरस, हर बरस के हों दिन 50 बरस, इस तरह का शेर है। और ये बरसों पहले, यानी कि आप समझ लो 62 या 61 या उससे भी पहले में स्वतंत्र भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे मनाया जा रहा था। तो सोहराब मोदी वहां गए और उनकी टीम ने गालिब का ये शेर उनकी शान पे पढ़ा। ये तो बर्थडे का शेर है कि तुम जियो 1000 बरस, हर बरस के दिन हो 50 बरस, ऐसे। सो नेहरू जी ने कहा कि ये तो गालिब का कितना अच्छा शेर है। यहां से बात निकली और सोहराब जी, मोदी साहब, आप गालिब के ऊपर पिक्चर क्यों नहीं बनाते? यहां से गालिब के ऊपर ख्याल आया। तो सोहराब मोदी ने मिर्जा गालिब करके फिल्म बनाई, जो लेजेंडरी फिल्म मानी जाती है। सुरैया ने उसमें रोल किया, आज भी उसके गाने उतने ही पॉपुलर हैं। और इसी चीज से मुतासिर होकर फिर मजरू सुल्तानपुरी ने यह गाना लिखा, तुम जियो हजारों साल, जिसे आशा भोसले ने गाया। ये कहानी है। क्वेश्चन आंसर्स आप ले सकते हैं। वो हम बाइट कर लेंगे, बाइट। अनु जी, सबसे पहला सवाल, अभी आपने दो तीन किस्से यहाँ में सुनाए जो शायद आपने सुनाए इसलिए पता चले, नहीं तो पता भी नहीं चलते। इतनी सारी बातों को मुख्तलिफ शो करते आए हैं आप और एक सुहाना सफर कर रहे हैं, याद कैसे रखते हैं सर आप? नहीं भाई, याद तो मैं कंप्यूटर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत शामिल है। जो रिसर्च टीम है जो लिखती है वो शामिल हैं, प्रोग्रामिंग के लोग शामिल हैं जो बहुत गौर से एक एक चीज़ को सुनते हैं। अभी कल की बात है कि एक मैंने लिंक स्टार्ट किया, तो हमारी ये बच्ची जो है राजश्री, जो नई ज्वाइन किया है, आप लेकिन डेडिकेशन देखिएगा। जब आप समर्पित होते हैं, उसने कहा सर ये 2 साल पहले ये कहानी आ चुकी है। आप समझे? जिसने अभी 2 महीने पहले या 4 महीने पहले ज्वाइन किया, उसने एक लिंक को कहा ये 2 साल पहले कहानी आ चुकी है। तो हमारे पास जब ऐसी डेडिकेटेड टीम रहेगी तो प्रोग्राम अच्छा होता है यार। और जो करने वाला है, मुझ पे इन सब लोगों का विश्वास। और मैं अपने बारे में कहूंगा कि इन लोगों के विश्वास को मैंने कभी तोड़ने की कोशिश नहीं की। कभी कंप्लेसेंट नहीं होना है आपको। हाँ जी चल जाएगा, कहते चाल लेल, मराठी में चाल लेल ना, कोई चलता नहीं है आपको। यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग वेरी वेरी हार्ड, कीप ऑन गिविंग न्यू एंड फ्रेश सेगमेंट्स एंड आइडियाज टू द लिसनर्स। ओके, क्या आपने कभी सोचा था कि इतना कामयाब होगा शो, लोग इतना सराहेंगे, इतना प्यार देंगे? जब मैं सुहाना सफर की बात करता हूं सर, ये सोच के चलूंगा ना तो फिर कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। और क्या होता है कि जब आप किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, बैक ऑफ द माइंड तो आप सोचते हैं कि हाँ अच्छा हो जाए, लेकिन मैंने ये अच्छा और बुरा सोचना बंद कर दिया है। मैं तो प्रोजेक्ट के ऊपर जो मुझे दिया गया है उसको पूरी मेहनत, ईमानदारी और कंसंट्रेशन के साथ मेरा जो बेस्ट है वो दे देता हूं।
आगे आपका आपकी नियति है, आगे आपका फेट है, आपका भाग्य है कि जनता आपके प्रोग्राम को कैसे लेती है। तो मैं कोई चैलेंज नहीं करता हूं, कोई चैलेंज नहीं है, और ना ही ये सोच के कोई प्रोग्राम करता हूं। ना मैंने जॉली वो सोच के की, ना विक्की डोनर सोच के की, ना अंताक्षरी वो सोच के की, और ना ही सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। अपना काम करो यार, जो आपके भाग्य में होगा वो किसी का बाप लेके नहीं जा सकता है। अनुज जी, क्या चैलेंज रहा व्हाइल वर्किंग ऑन सुहाना सफर? चैलेंज ये है कि जैसे जैसे प्रोग्राम सीनियर होता चला जा रहा है, जैसे जैसे यहां पे ये लोग आके जब जब कहते हैं रेडियो का नंबर 1 शो, अपनी तो बैंड बज जाती है सर। लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, उन एक्सपेक्टेशंस के ऊपर चैनल को और पर्सन को खरा उतरना, पसीना निकल जाता है सर। बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, तो दिन रात मतलब काम करना पड़ता है, एक एक चीज लिंक सोच समझ के बोलना पड़ता है। एक एक लिंक जो है अभी आपके सामने आएगा कि कमाल अमरोही के ऊपर फिल्म बना रहे थे, वो एक सेगमेंट के अंदर जो डायलॉग था, ये दलदल की बनी इमारत, तो राजकुमार साहब ने कहा कि नहीं नहीं दलदल अच्छा नहीं लगता जानी, हम जब बोलेंगे दलदल दिल दिल से बनी इमारत। तो मैंने सिर्फ यही कहा क्रॉस चेक। कल के दिन राजकुमार साहब के बच्चे कहें कि आपने सर झूठा वो दे दिया, तो यहां इस चैनल से कोई बात मिथ्या या झूठी नहीं निकलती है, उसके पीछे इंटेंस रिसर्च होती है, क्रॉस चेक होता है। और आप ये छोड़ दीजिए कि नेट पे क्या अवेलेबल है, नेट तो अब हमसे सीखता है। ओके अनुज जी, चाहे मैं ध्रुवकाल की बात करूं, आप ध्रुवकाल में अपने किरदार की बात करूं, मैं हम की बात करूं, मैं विक्की डोनर की बात करूं, या मैं हाल में रिलीज हुई फिल्म जॉली एलएलबी की बात करूं, जब भी आप स्क्रीन पे रहते हैं और जो भी आप किरदार निभाते हैं छाप छोड़ जाता है। इतने सालों इंडस्ट्री में रहने के बावजूद क्या आप ये मानते हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि जो आप डिजर्व करते थे, जो कामयाबी या पॉपुलरिटी आप डिजर्व करते थे इंडस्ट्री से, वो अभी तक मिला नहीं, और अभी भी बहुत कुछ बाकी है अन्नू कपूर में एज एन एक्टर? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, कि बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। सो किसको रोएं, किसके सामने रोना रोएं कि भाई नहीं मिला, नहीं मिला, यही मेरा भाग्य होगा। मैं रिग्रेट तो होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन वो रिग्रेट पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डंका पीटने की बात नहीं है, क्योंकि जिंदगी के मसले इतने सारे हैं कि मेरा अपना निज का दुख कुछ मायने नहीं रखता। जब हम देखते हैं आसपास के अपने दुख, इस कंट्री के अंदर जो कुछ हो रहा है, धर्म जाति और संप्रदाय के नाम पे हो रहा है, जो पूरा इलेक्ट्रल सिस्टम हमारा जो बन गया, इतने दुख है भैया कि अपना अपना दुख भूलना पड़ता है। नहीं 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 नहीं, अपने निज के दायरे, आपका जो खुद का दायरा है ना, उससे बाहर निकलो यार, उससे बाहर निकले। आज रतन टाटा की बात बहुत अच्छी, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि किसी बात से कह लेंगे वी आर इंडस्ट्रियलिस्ट, हम अपने देश को अमीर नहीं, वी वॉन्ट टू सी हैप्पी इंडिया। बहुत बड़ी बात है ये, बड़े बड़े आपके साधु महाराज जो दार्शनिक नहीं कह पाए, वी वांट टू सी हैप्पी पीपल इन दिस कंट्री। आज हम भूटान की जब बात करते हैं, वो भूटान वो कंट्री है जहां खुश लोग रहते हैं, हैप्पी लोग रहते हैं। वी नीड हैप्पी इंडिया, आप समझे? तो हमारा निज का दायरा नहीं, हम तो अपने शो में भी यही बात करते हैं। ओके, अब हाल फिलहाल में जो आप पारी खेल रहे हैं बहुत बेहतरीन, हर बार आप अचंभित करते हैं अपने अभिनय से। जॉली एलएलबी की अगर मैं बात करूं, और या मैं विक्की डोनर की बात करूं, इस फिल्म को, इस जो नई पारी आपने खेली अनुज जी, किसे क्रेडिट देना चाहेंगे? यू गिव अस वंडरफुल एक्सपीरियंस व्हाइल वाचिंग विक्की डोनर, यू केम विद जॉली एलएलबी, और योर परफॉर्मेंस बीन अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन, वेदर इट इज क्रिटिक और वेदर इट इज ऑडियंस, एवरीवन। इस नई पारी का अगर आप किसी को श्रेय देना चाहें तो किसे देना चाहेंगे? जिन जिन लोगों ने मुझे काम दिया और मुझ पे विश्वास किया, उनके पास जौहरी की नजर थी, मैं तो वही हूं, मैं चेंज नहीं हूं। आज से 35 साल पहले जब मुंबई शहर में 3:30 के पर 29 जून 1982 को बोरीवली स्टेशन पर जो उतरा था, वो चेंज नहीं हुआ है, वो वही है। आपने पहचाना देर से, मैं तो खड़ा था आवाज देता हुआ, आप समझे ना। लेकिन जिन लोगों ने पहचाना, उनके लिए बहुत अनुग्रहित, मैं आभारी हूं उनका। अनुज जी, इतना लंबा सफर आपने देखा है, क्या कोई किताब लिखना चाहेंगे, बायोग्राफी लिखना चाहेंगे? जी, मेरी 3 किताबें मैंने साइन की हुई हैं,
और वो वैसे तो आना अप्रैल में चाहिए था, लेकिन मेरी अपनी व्यस्तता की वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। हमारे हेमंत घोष काम कर रहे हैं, लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक तो है आइकॉनिक विलन्स ऑफ बॉलीवुड, सो मैंने बॉलीवुड को क्रॉस करके कहा, लिली डोंट बी सिली, दिस इज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, ये किताब का नाम होना चाहिए। देन सुहाना सफ़र भी किताब के रूप में आ रही है, और भी कुछ 2-3 किताबें आ रही। जहाँ तक बात बची ऑटोबायोग्राफी लिखने की, तो अभी थोड़ा सा इनसे निपट लूँ, उसके बाद लिखूंगा ऑटोबायोग्राफी। बहुत कुछ है कहने को, हर जिंदगी जो है ना उसमें बहुत कुछ है कहने को। रिक्शे वाले से भी पूछोगे, ऑटो रिक्शा, उसकी भी जिंदगी 60 साल की, उसने बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन आपको उसको रिपीट करना है, रिकलेक्ट करके अब किताब की शक्ल में, शब्दों में ढालना है, वो बड़ा भारी क्राफ्ट है। वरना तो हर जीवन जो है एक नया जीवन है। वो आपके जब शोज होने लगते हैं तो आप बोलते हैं अब आ रहे हैं द वन एंड ओनली। मैं कहता हूं इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण संबोधन कुछ हो ही नहीं सकता है। आप यहां जितने हैं, हम यहां जितने वन एंड ओनली है। अगर परमात्मा नाम की कोई चीज है तो परमात्मा की फैक्ट्री से निकलने वाले हम सब सिंगल पीस हैं। हमारे जैसा हो सकता है हम शक्ल कोई हो, हमसे आवाज मिलती हो, लेकिन हम नहीं होंगे, आप नहीं होंगे। आप ईश्वर की फैक्ट्री से निकले हुए सिंगल पीस हैं, एंड वन एंड ओनली आप हैं। हम सब वन एंड ओनली है। तो जब हम किसी से बोलते हैं, इस लड़की से बोलो कि यार तू ऐसा कर, साक्षी मलिक बन जा, तो आप बहुत बेवकूफी की बात कर रहे हैं। आप एक गुलाब के फूल से कह रहे तो चमेली का फूल बन जा, ऐसे कैसे हो सकता है? बल्कि ये कहना चाहिए इस लड़की से कि तेरे अंदर समग्र जो टोटल पोटेंशियल है, टोटल एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उस पूरे समग्रता के साथ कोई खिल जा। तो हमारी जो लड़कियां हैं, हर एक घर से आपको वीरांगनाएं निकलेंगी। ये समझना समाज को बहुत जरूरी है। आखिरी सवाल, अभी भी और किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? अगर मैं बॉलीवुड के ऊपर किन चीजों पे काम कर रहे हैं? मैंने ऐसा सुना है नेक्स्ट जो रिलीज है वो फिल्म है जो 10 साल से रुकी हुई थी, उसका नाम है फकीर ऑफ वेनिस। ये आनंद सुरापुर ने ये फिल्म बनाई थी। ये फरहान अख्तर की पहली फिल्म है। उसमें 2 कैरेक्टर्स हैं और ये रियल लाइफ के ऊपर आधारित है। अभी किसी मैगजीन में फरहान ने जिसका रोल प्ले किया उसका नाम है होमी अडजानिया, जो फेमस डायरेक्टर है, और मैंने जिसका रोल प्ले किया है उसका नाम था अब्दुल सत्तार शेख। तो ट्रू स्टोरी के ऊपर ये फिल्म बनी हुई है। वेनिस में इसकी शूटिंग हुई है। फिल्म का नाम है फकीर ऑफ वेनिस, एंड आई एम प्लेइंग द फकीर ऑफ वेनिस। आई एम प्लेइंग द टाइटल रोल। ये होमी अडजानिया के साथ रियल लाइफ की घटना घटी है कि वेनिस से उसको एक ऑफर मिला है कि किस तरह से एक रेत में गड़ जाने वाले, दफन हो जाने वाले आदमी को वहां लाइए। तो ये एक जूनियर आर्टिस्ट को, जो पेंटर बन गया था, किस तरह से वेनिस में लेके गया, और वहां पे साधु महाराज का वो, उसको सब लोग उसको समझने लगे महाराज है, वहां पे आए। तो ये उसकी कहानी है। इंटरेस्टिंग फिल्म है, देखिएगा जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।